अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी खबरें हैं, उन्हीं के ऊपर एक मुख्तसर तबसरा है। पहले तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का मुकदमा था तो उसको दोबारा फिक्स किया जा रहा है सुनवाई के लिए। उसके लिए एक बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। इस बेंच को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तबसरा हो रहा है और इसके पीछे क्या हकायक हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ शौकत अजीज सदीकी साहब की भी जो अपील है वो लगी हुई है, उनके डिसमिसल से मुतल्लिका वो इस अगले हफ्ते 14 दिसंबर को लगी हुई है और 12 दिसंबर को 9 मेंबर्स का एक बेंच है, लार्जर बेंच है, जो भुट्टो रेफरेंस के ऊपर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कुछ पक रहा है, उसके ऊपर मुख्तसर बात करेंगे। इसके साथ साथ आहद चीमा और बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं और उनके साथ साथ फवाद हसन फवाद भी बरी हो गए हैं और उसी से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और आखिर में फवाद चौधरी आज अदालत में पेश किए गए थे अडयाला जेल से, उसका लेकर भी उसको भी कुछ बातों को लेकर चल रहा है, तो थोड़ी सी बात इस पर भी करेंगे कि आखिर फवाद चौधरी को वो तो पीटीआई छोड़ गए थे और बज़ाहिर आईपीपी में शामिल भी हो गए थे या आधे मतदे साबित शामिल हो गए थे, तो अब दोबारा से उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया गया है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बात शुरू करते हैं काजी साहब की नई चालाकियों के ऊपर। मैं समझता हूं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो ना ही इमरान खान साहब की बेल पिटीशंस हैं, ना ही नैब के मामलात हैं, ना ही कोई और चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का सबसे बड़ा टेस्ट है जो इस वक्त जिस पादाश में बहुत सारी बेगुनाह मासूम औरतें बंद हैं लाहौर कोट लखपत जेल के अंदर, बहुत सारे सियासी कैदी बंद हैं और पूरा मुल्क एक एजान की कैफियत में है मई 2023 से लेकर, और वो मामला है सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल। ये एक ऐसा इशू है, देखिए हर मुल्क की सियासत और कॉन्स्टिट्यूशनल के पहराए में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो बड़ी क्लियर लाइन होती है उस मुल्क के अंदर कि आप क्या सोच रखते हैं। जो सिविलियंस का है, जो आम शहरी हैं जिनके लिए पूरा एक अदालती निज़ाम और फौजदारी कवानीन मौजूद हैं, उनसे मुतल्लिका कोई भी जराइम है उसके लिए वो एक सिस्टम मौजूद है और कानून ये है और आइन भी ये कहता है कि जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। फौजी अदालतें जिन्हें कहा जाता है या मिलिट्री कोर्ट्स कहा जाता है, वहाँ पे आपका कोर्ट मार्शल किया जाता है और कोर्ट मार्शल जो है वो आर्मी ही के लोगों का, फौज के ही लोगों का जो अज खुद अपनी मर्जी से फौज ज्वाइन करते हैं, उसकी मुलाजमत करते हैं और फिर उसके डिसिप्लिन और उसके कानून के पाबंद होते हैं। वो अगर कोई जुर्म करेंगे जो फौजी कवानीन के खिलाफ होगा तो उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। मिलिट्री उसकी वो केस की सुनवाई करती है और उसकी जो स्पेशल कोर्ट बनती है, एक जैक ब्रांच है जो प्रोसिक्यूशन करती है, वो दिफा का भी मौका देती है और फिर उसकी अपील जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाती है। सिविलियन का जहाँ तक मामला है, कोई सिविलियन जब किसी जुर्म को सरजद करता है उसके लिए उस जुर्म की नोयत के हिसाब से हर तरह की अदालतें मौजूद हैं। वो इस मुल्क का निज़ाम है। वहाँ पे एक अपील का प्रोसेस है जो ट्रायल कोर्ट के बाद आपको यूजली हर केस के अंदर एटलीस्ट 2 राइट होते हैं अपील के, एक आपका हाई कोर्ट की सतह पर और एक आपका सुप्रीम कोर्ट की सतह पर। अगर कोई केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और उसके अंदर दहशतगर्दी का अंसर हो, टेरराइजिंग हो, बहुत बड़ा जुर्म हो, सजाए मौत हो सकती हो, बहुत सख्त सज़ा हो सकती हो, तो ऐसे केसेस को जो है उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और उनको मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कहते, उनको दहशतगर्दी की अदालतें कहते हैं। और दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं उनके अंदर उनको ट्राई किया जाता है। 9 मई का जो वाक़या है, हम उसके मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं करते, वो एक अलग चैप्टर है। 9 मई को जो हुआ और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आईनी सवाल ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ होगी। एक सोच ये है कि वो कार्रवाई जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगी और सिर्फ मिलिट्री ट्रायल होगा, जबकि 9 मई के वाक़यात का सारा जो इल्ज़ाम है वो सिविलियंस के ऊपर है। और ये सिविलियंस किसी कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन के, कोई टेररिस्ट नहीं है,
इनका किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक नहीं है, ये एस्पियोनाज की, जासूसी की किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं थे। ये पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरी हैं। इनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं उनका माजी का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, किसी के ऊपर ट्रैफिक वायलेशन का भी केस नहीं है। इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मुल्क के ना सिर्फ बाइज़्ज़त शहरी हैं बल्कि काबिल ज़िक्र शहरी हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, साबिक वज़ीर हैं, इसके साथ साथ सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर ख़वातीन हैं, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासी वर्कर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। ये वो लोग हैं, ये इनका प्रोफाइल है। असल इशू ये है कि क्या इनको ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट के सामने या नहीं, क्योंकि हमारी मिलिट्री बज़िद है कि ये चूंकि उनकी तनसीबात के ऊपर हमला था, लिहाजा इनका ट्रायल वहाँ किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस, जिनको कानूनी हलकों में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जस्टिस जवाद अस्ख्वाजा साहब, वो पटिशनर थे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और उन्होंने अपने ब्रदर जजेस को या साबका ब्रदर जजेस को झंझोड़ा, उनके ज़मीरों को आवाज़ दी कि ये आप क्या करने जा रहे हैं अगर इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कानून और आइन तो इस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसको ड्यू प्रोसेस मिलेगा और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक सिविलियन को ड्यू प्रोसेस मिलने के कोई चांसेस नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को खिलाफ आइन करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 मेंबर्स जज ने उस चीज़ को खिलाफ आइन करार दिया और खिलाफ आइन करार देने के बाद इसको रोक दिया। उसके ऊपर वफाक, जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, याद रखिए ये अवाम की विल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अवाम क्या चाहती है उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आज कोई सवाल ये पूछने को तैयार नहीं है या किसी में हिम्मत नहीं है कि एक निगरान सेटअप किस तरह से फैसला कर सकता है कि उन्होंने एक अपील फाइल करनी है इस वाले फैसले के खिलाफ। बहरकैफ वो अपील फाइल की गई, किस मैंडेट पे की गई ये एक सवाल रहेगा, लेकिन अब उस अपील को फिक्स किया जा रहा है। अब इस केस की नोयत और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जितनी मैंने इस आपके पीछे बैकग्राउंड बयान की है, इसकी नज़र में आप बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस केस की क्या इम्पोर्टेंस है। होना तो ये चाहिए था कि इसके लिए उन 5 जजेस को छोड़कर जो पहले ही अपना फैसला दे चुके हैं, बाकी एक फुल कोर्ट बना दिया जाता जी। तो अब ये जो ना ही किसी और सीनियर जज को शामिल किया गया, लेकिन सबसे जो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो बेंच बनाया गया है वो निस्बतन जूनियर जजेस का है और उनकी सरबराही जो हैं वो सीनियर मोस्ट सेकंड जो सीनियर प्यूनी जज जिन्हें कहा जाता है जस्टिस तारिक साहब, वो तो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है इसमें जूनियर जजेस हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि काजी साहब खुद, जिनसे लोगों को बहुत उम्मीदें थी और जिनके बारे में समझा जाता था कि बड़े प्रो राइट और फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाले और इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेने वाले जज साबित होंगे, वो तो बिल्कुल ही सरप्राइज दे रहे हैं इस वक्त कौम को, क्योंकि वो खुद भी इस बेंच में शामिल नहीं हुए, बल्कि ऐसा कोई भी मामला जो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकता हो उससे वो कोसों दूर हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा तालीमाती चीज़ों के ऊपर उनका फोकस है, किसी को किस तरह से बुलाना है, कैसे नहीं बुलाना है, या भुट्टो साहब का मुकदमा सुनना है। तो ये एक सबसे बड़ा एक सरप्राइज भी था कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों का पहले से मानना था कि वो ऐसे ही हैं और तासुर ये अब जाता है कि काजी साहब को कोई वो मैनेज हो रहे हैं या कोई मैनेज कर रहा है। बाहर का वो इस वक्त जो उम्मीदें थी पाकिस्तान को लोगों को, वो उसके ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। इसके साथ साथ आपको याद होगा उन्होंने एक लाइव जो ट्रांसमिशन है या लाइव कवरेज है सुप्रीम कोर्ट की, उसको करने की भी ठानी थी और अब उस पर भी थोड़ा सा बैक ट्रैक होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगले हफ्ते से जो रिकॉर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 की, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन ये लाइव कवरेज नहीं होगी, जो कि ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी में एक फिर से सवाल पैदा करती है कि आप अगर ये स्टेप उठाने ही जा रहे हैं तो लाइव कवरेज में क्या हर्ज है। शायद यहाँ पे मकसद कोई सेंसरशिप है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेंसर भी की जा सकेंगी। बहरकैफ दिस इज़ अ गुड स्टेप बट लिटिल टू लेस। दूसरे 2 अहम मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते में लगने वाले हैं, एक तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला है, उसमें काजी साहब खुद बैठे हैं, साथ उनके 4 जजेस हैं
और इसमें उनके खुद बैठने की वजह समझ आती है, क्योंकि शौकत अजीज़ साहब भी, सिद्दीकी साहब का भी जो इस वक्त रुख है तोपों का, वो जनरल फैज़ हमीद की जानिब ही होगा। और इसमें जो जिसे कहते हैं कि माजी के फ़िरौनों को तो पुकारा जाएगा, वक्त के यजीदों का कोई भी नाम नहीं लेगा। इसलिए काजी साहब ने इसको एक सेफ बेट समझते हुए इसमें बैठे हैं। मेन इशू ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को बिल्कुल टारगेट किया गया था और उनके साथ ज्यादती हुई है और उसका अजाला होना चाहिए, लेकिन अब वो रिटायरमेंट की उम्र गुजार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाद में ही याद आती हैं, इसमें किसी एक जज की बात नहीं है। ये पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो इस लिहाज से डिलीवर करने में नाकाम रहा है कि वक्त पे इंसाफ मुहैया नहीं करता, और वक्त गुजरने के बाद फिर वही होता है कि 40 साल बाद भुट्टो की अदालती कत्ल का मुकदमा लगता है। जी हाँ, वो भी सख्त फिक्स है। उसके लिए 9 मेंबर बेंच बनाया गया है और उसमें चूंकि वो एक सेफ बेट है, तो सेफ बेट में काजी साहब खुद इस 9 मेंबर बेंच की सरबराही कर रहे हैं। 12 दिसंबर को ये होना है, लेकिन इसको लेकर अवाम की बड़ी तशवीश है। वो ये कहते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भुट्टो साहब का 40-50 साल पुराना मुकदमा सुन रही है, इसके बाद अशोका के जो हमले थे उसके ऊपर भी कोई रेफरेंस होगा तो वो भी मामला सुनेगा। लेकिन आज जो मुल्क में हालात जारी हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, ख़वातीन की जेलों में पाबंदियाँ हैं, उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हैं, चादर और चार दफारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है मिला कर ख़त्म कर दिया गया है, मुल्क में आइन का फुकदान है, गैर आइनी हुकूमतें कायम हैं, इनमें से किसी मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसको टच नहीं करेगी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी जो खबर थी, मैं आज देख रहा था कि जियो के एक बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी हैं लंदन से, मुर्तज़ा अली शाह साहब, उनकी ट्वीट में देख रहा था तो वो फरमा रहे थे कि आज चीमा साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। इससे पहले फवाद साहब बरी हो गए थे और इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि ये वादा माफ गवाह बन जाएं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जो वो नहीं बने और आज वो सुरखरू हो गए। अब इसमें मुझे बात इसलिए करनी थी कि देखिए, 2 चीज़ें हैं। इस वक्त जो सच है वो बड़ा सिलेक्टेड सच बोला जा रहा है, या उसे कहें महदूद सच बोला जा रहा है। जिस तरह काजी फैज़ साहब की मैंने मिसाल दी है कि वो माजी के फ़िरौनों के मुकदमे में तो ख़ुद भी बैठते हैं और बड़ी लंबी तकरीर भी करते हैं, लेकिन हालिया वक्त के जो यजीद हैं उनके किसी मामले पे कान नहीं धरते। ये सिलेक्टेड किस्म की समझें कि उनकी जंग है। इसी तरह से हमारे जो भाई, जो चाहे मुर्तज़ा अली शाह हैं या कोई और भी है, जो ये बात करते हैं कि आहद चीमा और फवाद हसन फवाद ने जो है वो अपनी जगह खड़े रहे और वादा माफ गवाह नहीं बने, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल काबिल सताइश है और इनके ऊपर दबाव भी था। लेकिन बात सच पूरा करने की है। आज सच बोलिए कि आहद चीमा की गिरफ्तारी, आहद चीमा के ऊपर बनाए जाने वाले केसेस, फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी, उसके ऊपर बनाए जाने वाले केसेस, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले का काम था। और इस सारे काम के जो सरबराह थे वो आज भी इतने अजीज हैं कि उनका नाम लेने से कतराते हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो सिर्फ बात करते हैं जनरल फैज़ की हद तक, और इससे बियॉन्ड वो नहीं जाते हैं। और इसी तरह से जंग जियो ग्रुप वाले भी, सारा जो उनका इस वक्त समझे क्रिटिसिज्म है वो जनरल फैज़ की हद तक तो है, लेकिन भाई जनरल फैज़ तो जो थे वो एक मातहत अफसर थे, उनके ऊपर एक सरबराह बैठा होता था, उसका नाम लेने से सब क्यों कतराते हैं? क्या जनरल बाजवा के आज भी इदारे के अंदर इतने उनके वो मौजूद हैं टेंटिकल्स कि वो उनका नाम नहीं लिया जा सकता? क्योंकि मेरी इतला तो यही है कि जो उनका नाम लेता है उसके ऊपर फिर फौरी तौर पे कॉल आ जाती है और बुलावा भी आ जाता है कि जी ये नाम आपने बाहर रखना है। अब मसला ये है कि एक तरफ तो इदारा ये चाहता है कि हम गैर सियासी हो चुके हैं, सो टू स्पीक, जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन साथ साथ जो पुराने माजी के लोग हैं, क्योंकि जिनमें से आधे लोगों को ले आए हैं जो निशाना बने, तख्ता मश्क बने, वो तो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसीज़ का बने, वो डायरेक्ट खुद ही सब कुछ चलाते थे। अगर किसी को ये लगता है कि नैब किसी ज़माने में किसी भी सिविलियन हुकूमत के साथ मिलकर, मातहत तो दूर की बात है, मिलकर भी काम कर सकी हो, तो ये सबकी गलत फहमी है। नैब को सिर्फ एक इदारा चलाता है और नैब सिर्फ एक इदारे ही की फैसिलिटेशन के लिए काम कर रही है, वगरना जजेस भी, सियासतदान भी, तमाम लोग जो हैं वो इस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, सब लोग करना चाहते हैं। लेकिन एक इदारा है जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, और वही इदारा जो है उसकी जो उसका हाइब्रिड रूल है, उसको तकवीयत भी नैब और फिर जुडिशरी से ही मिलती है।
तो लिहाजा आहद चीमा और फवाद हसन फवाद उनके ऊपर बिल्कुल जुल्म हुआ। उनको वादा माफ गवाह बनाने की भी कोशिश की गई होगी, और लेकिन ये तमाम की तमाम कोशिश उन लोगों की थी जो उस वक़्त असल ताकत रखते थे, और जो मैं तो कहने से नहीं कतराता हूँ, वो जनरल बाजवा थे। तो मेरी ये गुजारिश होगी मुर्तज़ा अली शाह और बाकी लोगों से कि यार सच पूरा बोलें, कोई नहीं हिम्मत करे। शाह साहब आप तो वैसे भी लंदन बैठे हुए हैं, आपको क्या कोई कह सकता है। और आखिरी बात जी फवाद चौधरी के ऊपर। फवाद चौधरी साहब आज अदालत में पेश हुए, कुछ मीडिया में उसकी रिपोर्ट्स भी आई, एंटी करप्शन का कोई केस बन गया है। अब ये वही वाली बात है कि जो शख्स इस वक्त पूरी इताअत नहीं करता उसके ऊपर फिर यही किया जाता है। फवाद बेचारे का भी मसला ये है कि फवाद ने उस वक्त जो भी उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, ब्लैकमेल किया गया, कुछ बातें मुझे पता भी हैं कि किस तरह से उसको धमकाया गया, ख़ानदान के हवाले से, बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से। और मैं बारहा कहता हूँ कि ये सियासतदान कोई ना मिलिटेंट्स हैं, ना कोई हार्डेड क्रिमिनल्स हैं जो इस किस्म की चीज़ों के सामने खड़े हो सकें। इंसान एक कमज़ोर चीज़ होती है, वो अपनी किसे कहते हैं उनकी बस होगी। लेकिन फवाद चौधरी एक तो सियासी तौर पे भी मैं समझता हूँ बड़ा मैच्योर इंसान है, और इसके साथ साथ उसके अंदर कोई कॉन्शियस भी है, जिसकी वजह से ये जो सारा ड्रामा इस वक्त रचाया जा रहा है आईपीपी वाला, और ये जो भी ये चीज़ की जा रही है, अब फवाद अगर उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो ये उसको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। ये बात जहन में रखिए कि इस वक्त फवाद को जो तख्ता मश्क बनाया जा रहा है, और फवाद चौधरी की जो तजलील की जा रही है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, उसकी फैमिली के साथ जुल्म किया जा रहा है, उसके बच्चों के साथ, छोटी बच्चियां हैं उसकी, ये सारा जो उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए की जा रहा है कि वो उनका हुक्म पूरी तरह से बजा नहीं ला रहा। यानी कि वो ये तो उसने कर दिया कि जी मैं सियासत भी छोड़ देता हूँ, पीटीआई भी छोड़ देता हूँ, आईपीपी के इजलास में भी शामिल हो गया, शरीक भी हो गया, लेकिन अब उससे डिमांड ये है कि तुम अपने हलके में जलसे भी कराओ, तुम वो जो क्या नाम है आशिक फिरदौस आशिक अवान है उसकी तरह बयानात भी जारी करो, और वो जिस तरह कहते हैं चाबी वाला जोकर बन के पूरा हमें तमाशा करके दिखाओ, जिससे फवाद जो है वो माजरत ख्वाह है, वो नहीं करना चाहता है, वो नहीं कर सकता है, उसका कॉन्शियस, उसका ज़मीर उसको मलामत करता है। लेकिन इस वक्त जुल्म और ज़्यादती इतनी है कि वो भी आपसे डिमांड है कि आपने किस हद तक परफॉर्म करना है। ये हर शख्स के लिए डिमांड अलग है। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है, और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, खुसूसन जो लोग इख्तियार रखते हैं इस तमाम प्रैक्टिस को रोकने का, चेक करने का, यानी कि हमारी जुडिशरी, एक दिन आएगा कि वो इस चीज़ से दोबारा गुजरेंगे, उनके साथ भी ये जुल्म और ज़्यादती हो सकती है। तो लिहाजा उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो आम, चाहे वो कोई आपका मुखालफ तरीन ही क्यों ना हो, उसके जब बुनियादी हकूक़ की बात आती है, उसके राइट्स की बात आती है, तो उसकी प्रोटेक्शन आपके ऊपर लाजिम है। यही जो है ना हुक्म है आपके लिए अल्लाह का भी, और यही आपका दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक रोल भी है। आज जो भी इंसान की पाकिस्तान में सियासतदान की, ख़ासकर इस वक्त इस मुल्क में सियासतदान की जो तजलील हो रही है, इसके अंदर हमारी हाई कोर्ट्स और हमारी सुप्रीम कोर्ट, और ख़ासकर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बराबर के नहीं शरीक, जुल्म करने वालों से बड़े जालिम हैं, क्योंकि वो इस तमाम चीज़ों को अपनी इस नज़र के नीचे, अपने इख्तियार के नीचे होने दे रहे हैं। ये इस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा कसूरवार हैं। अल्लाह सबकी आसानी मुश्किलें आसान करे, स्पेशली फवाद चौधरी की आसान करे। मैंने फवाद चौधरी की हमेशा कदर की है, बड़ी अच्छी सियासी सोच रखने वाला, एक लिबरल ख्याल और सोच रखने वाला शख्स है, और एक दोस्त परवर शख्स भी है, अपने दोस्तों का ख्याल भी रखता है और अच्छा मशवरा भी देता है। अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे और उसको इस इम्तिहान में से निकाले। आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।